बच्चों, पिछली क्लास में हम लोग प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें पश्चिमी घाट तक की चर्चा हो पाई थी। इस वीडियो में आज हम लोग पठारी क्षेत्र की पहाड़ियों के बारे में, अन्य पहाड़ियों के बारे में चर्चा करेंगे और इनके कारण विभाजित अलग अलग पठारी हिस्सों की चर्चा करेंगे। तो पश्चिमी पहाड़ियों के बाद सबसे प्रमुख है पूर्वी घाट पर्वत। मैं बता दूं कि पूर्वी घाट पर्वत का निर्माण कोडप्पा क्रम की चट्टानों के निर्माण के दौरान हुआ था। दूसरी बात कि यह अरावली के बाद दूसरी सबसे प्राचीन पर्वतमाला है, मुर्दार पर्वतमाला है। तीसरी बात कि उस समय से आज तक यह लगातार अपक्षय की क्रिया से प्रभावित रहा है और साथ ही पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियां इसको बड़े पैमाने पर इसका कटाव कर चुकी हैं और इनके काटे जाने के कारण यह खंडित हो चुका है। पूर्वी घाट पर्वत को मुख्यतः इन नदियों के कटाव के कारण 3 हिस्सों में बांटा गया है: उत्तरी पूर्वी घाट पर्वत, मध्य पूर्वी घाट पर्वत और दक्षिणी पूर्वी घाट पर्वत। उत्तरी पूर्वी घाट पर्वत मुख्यतः चर्नोकाइट और खंडोलाइट चट्टानों से बनी है, जबकि मध्यवर्ती हिस्सा इसका क्वार्टजाइट और स्लेट चट्टानों से बना है और दक्षिणी पूर्वी घाट पर्वत जो है वह ग्रेनाइट और नीस चट्टानों से बना हुआ है। इसकी औसत ऊंचाई 615 मीटर है और उत्तर से दक्षिण कुल लंबाई 1300 किलोमीटर है, जबकि पश्चिमी घाट पर्वत की उत्तर से दक्षिण कुल लंबाई 1600 किलोमीटर थी। खैर, तो इसकी सबसे ऊंची चोटी, ये एग्जाम में पूछा भी जाता है कि कौन है, तो इसकी सर्वोच्च चोटी विशाखापत्तनम है, जो कि 1680 मीटर ऊंची है और यह आंध्र प्रदेश में है। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो है वो है महेंद्रगिरी, जो कि 1501 मीटर है, यह उड़ीसा में स्थित है। पूर्वी घाट पर्वत की दक्षिणी भाग ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें सेवराई की पहाड़ी, जो कि सेलम में है, धात्विक निक्षेपों से भरी है। इसी तरह से जावासी की पहाड़ी उत्तरी अर्काट में है। इसी तरह से दक्षिणी अर्काट में आपका जिंगजी की पहाड़ी है। तिरुचिरापल्ली में मलाई पहाड़ी है। बिलगिरी कोयम्बटूर में है। तो ये इसके हिस्से हैं, अलग अलग पहाड़ियाँ हैं जो इनमें इसके दक्षिणी हिस्से में फैले हुए हैं। बिलगिरी और मालागिरी जो है, ये पहाड़ियाँ चंदन और सागवान की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है। इस पश्चिमी घाट पर्वत के अलावा प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र में अन्य बिखरी पहाड़ियाँ भी मिलती हैं, जैसे आपका राजमहल पहाड़ियाँ झारखंड प्रदेश में। राजमहल पहाड़ियाँ लावा निक्षेप के कारण बनी थी, ठीक है। इनमें ज्वालामुखी क्रिया बड़े पैमाने पर हुई थी। इसकी औसत ऊंचाई 500 मीटर है। इसी तरह से सालमा पहाड़ी, जो कि छोटा नागपुर पठार पर स्थित एक पहाड़ी है, यह प्राचीन लावा से निर्मित पहाड़ी है, इसलिए यह प्रसिद्ध है। इसी तरह से गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ, यह मेघालय के पठार पर स्थित पहाड़ियाँ हैं। और मैं बता दूं कि मेघालय का पठार कई बार एग्जाम में पूछ भी चुका है कि किसका हिस्सा है, तो यह प्रायद्वीपीय पठारी भाग का हिस्सा है। प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी पूर्वी कोने पर स्थित मेघालय का पहाड़ है, जो इसका शीर्ष हुआ करता था। भारतीय प्लेट का शीर्ष उत्तरी पूर्वी शीर्ष हुआ करता था। इस मेघालय के पठार से झारखंड का पठार सटा हुआ था, लेकिन मेघालय के पठार और झारखंड के पठार के बीच कुछ भूमि अवतलित थी, नीची थी। और जब गंगा की उत्पत्ति होती है तो गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर इसके इस हिस्से पर भारी पैमाने पर निक्षेप करते हैं, जिसके कारण यह झारखंड के पठार या प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र से कटा हुआ या अलग थलग मालूम पड़ता है। वास्तव में ऐसा नहीं है, यह प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। तो मेघालय के पठार पर जो पहाड़ियाँ स्थित हैं, गारो खासी जयंतिया, वास्तव में नवोन्मेष की क्रिया का परिणाम है। इस पूरे प्रायद्वीपीय पठारी हिस्से पर मेघालय का पठार और छोटा नागपुर का पठार संप्राय मैदान में बदलने के बावजूद भी उत्थान की प्रक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पठार हैं। और यह भी एग्जाम में कई बार पूछ चुका है कि निम्न में से कौन से पठार और नवोन्मेष की क्रिया या उत्थापन की क्रिया के परिणाम है। तो इसमें रांची का पठार और मेघालय का पठार दोनों शामिल है। खैर, तो ये पहाड़ियाँ गारो खासी जयंतिया नवोन्मेष की क्रिया का परिणाम है, जिसमें गारो की औसत ऊंचाई 900 मीटर है और खासी और जयंतिया की औसत ऊंचाई जो है यह 1500 मीटर है। और आपको बता दूं कि इसी गारो पर मासिनराम और चेरापूंजी स्थित है, जो कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा के स्थान है।
ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। खैर आगे बढ़ते हैं। तो ये थे सबसे, हाँ, इसके अलावा प्रायद्वीपीय पठार का सबसे पश्चिमी भाग में गिर का पर्वत है, जो कि गुजरात में है, गिर की पहाड़ियाँ, और इसी के नाम से गिर के जंगल भी फेमस है। इसी तरह से आपका ताप्ती के दक्षिण में अजंता की पहाड़ियाँ भी हैं, जो कि प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है। तो इस प्रकार इन पहाड़ियों के कारण और नदी घाटी की जलधाराओं के कारण यह पठार कई छोटे छोटे हिस्सों में, छोटे बड़े हिस्सों में बढ़ चुका है, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा इस प्रायद्वीपीय पठार का जो है वो है दक्कन का पठार। दक्कन का पठार का निर्माण जो है, हाँ, दक्कन का पठार। दूसरा है आपका झारखंड का पठार। तीसरा है मेघालय का पठार, झारखंड का पठार या छोटा नागपुर पठार। तीसरा है मेघालय पठार। इसके बाद है मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार। ये सारे पठार, इस दंडकारण्य का पठार, ये सभी इसी प्रायद्वीपीय पठार भाग के अलग अलग हिस्से हैं, जो कि या तो नदी घाटियों द्वारा विभाजित हैं या फिर पहाड़ियों द्वारा विभाजित हैं। इसमें सबसे विस्तृत पठार जो है वो है दक्कन का पठार। आपको ज्ञात होगा कि दक्कन के पठार का निर्माण जो है यह क्रिटेशियस से लेकर इयोसीन काल के बीच में होने वाले केंद्रीय उद्गार के कारण निकलने वाले लावा के निक्षेप से हुआ था। यह लावा 3 बार निकला और परतों के रूप में जमा हो गया। उद्गार के पास इस लावा जमाव की मोटाई जो है यह 2000 मीटर है, जबकि इसके किनारे वाले हिस्सों में यह 200 से 300 मीटर की ऊंचाई लिए हुए है। इस लावा का विस्तार जो है पूरब में अमरकंटक, सरगुजा और झारखंड के पाक प्रदेश तक हुआ, पश्चिम में कच्छ तक हुआ, दक्षिण में बेलगांव तथा दक्षिण पूर्व में महेंद्रगिरी तक फैला। ताप्ती नदी इस पठार की उत्तरी सीमा का निर्धारण करती है। दक्षिण में चले जाइए तो दक्षिण में आपको ये पठार वास्तव में तेलंगाना पठार और कर्नाटक के पठार में बटा हुआ है। जो तेलंगाना का पठार है वह गोदावरी नदी द्वारा विभाजित है, जिसमें गोदावरी नदी के उत्तर का तेलंगाना पठार जो है वह असम पहाड़ी भूमि है और वनों से ढका हुआ है, जबकि दक्षिण की जो भूमि है वह उर्मिल मैदान है और कठोर चट्टानों वाला क्षेत्र है। इसी तरह से कर्नाटक का पठार जो है 600 मीटर की समुच्चय रेखा जो है वो कर्नाटक के पठार को 2 हिस्सों में बांटती है, उत्तरी और दक्षिणी। उत्तरी हिस्सा उत्तरी कर्नाटक पठार कहलाता है और दक्षिणी हिस्सा मैसूर का पठार कहलाता है। तो हाँ, मैसूर के पठार की सबसे प्रमुख नदी कावेरी है। इसी तरह से यह दक्कन का पठार वास्तव में इसकी निचली तहों में नीस अवशिष्ट चट्टानें मिलती हैं, जबकि ऊपरी हिस्से पर लावा निक्षेप के कारण बेसाल्ट चट्टानें मिलती हैं, और यही बेसाल्ट चट्टानें जब जलवायविक अपक्षय की क्रिया से प्रभावित होती हैं तो इस पूरे प्रदेश में काली मृदा का निर्माण होता है। पूछा जाता है कि काली मृदा का प्रदेश कौन है, तो पूरा दक्कन पठार का प्रदेश काली मृदा का ही प्रदेश है। खैर, तो दक्कन के पठार के बाद, हाँ, दक्कन के पठार में जो कर्नाटक का पठार है उसमें बाबा बुदन की पहाड़ियाँ भी स्थित है, और आपको पता होगा कि बाबा बुदन की पहाड़ी मालानार पठार पर स्थित है। और यह भारत में अच्छे किस्म के लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, और यहाँ का लौह अयस्क निर्यात भी होता है। दूसरा है छोटा नागपुर का पठार। औसत ऊंचाई इसकी 700 मीटर है, 700 से 900 मीटर है, कहीं कहीं आपको 900 मीटर भी पढ़ने को मिलता है, तो 700 से 900 मीटर इसकी औसत ऊंचाई माना जाता है। वास्तव में पश्चिमी हिस्सा इसका जहाँ 1200 मीटर के लगभग ऊंचा है, वहीं पूर्वी भाग इसका 300 मीटर की ऊंचाई तक ऊंचाई प्राप्त करता है। इस पठार की ऊंचाई में भी कई भिन्नताएं हैं, मतों में भिन्नता है, ऊंचाई में भिन्नता है। तो इस पठार का निर्माण ग्रेनाइट, नीस और शिस्ट, इस तीनों प्रकार की चट्टानों से हुआ है। यह संप्राय मैदान का उदाहरण है जिसके उत्थान के कारण छोटा नागपुर पठार की उत्पत्ति हुई। और मैं इसके पहले भी बता चुका हूं कि छोटा नागपुर पठार और मेघालय का पठार एक साथ जुड़े हुए पठार थे, और दोनों संप्राय मैदान के रूप में थे। दोनों का उत्थान होता है और दोनों पर नवोन्मेष की क्रिया के लक्षण आज भी विद्यमान हैं। छोटा नागपुर पठार के मध्यवर्ती हिस्से में खास करके रांची के पठार से दामोदर नदी निकलती है, जो कि भ्रंश घाटी से गुजरती है। ठीक है, यह छोटा नागपुर का पठार, चूंकि इस पठार पर कायांतरण की क्रिया, बार बार लावा उद्गार की क्रिया होती रही है, जैसे कोल्हान क्षेत्र।
सबसे विश्व की सबसे जटिल भूगर्भिक संरचनाओं का क्षेत्र है, जहां आज तक कई भूगर्भवेत्ता काम करते रहे हैं लगातार। और मैं बता दूं कि सबसे अधिक धात्विक खनिजों की विविधता भी अगर मिलती है तो छोटा नागपुर पठार के इस कोल्हान रीजन क्षेत्र में मिलती है। दूसरी बात कि संपूर्ण छोटा नागपुर खनिज संसाधनों से भरा है, जिसमें दामोदर घाटी गोंडवानाकालीन कोयले से भरी है। तो आपका कोल्हान क्षेत्र जो है यह लौह अयस्क, मैंगनीज, यूरेनियम तथा अन्य धात्विक खनिजों से भरा पड़ा है। ये सभी धात्विक खनिजों का निर्माण यहाँ पर बार बार होने वाले कायांतरण की क्रिया के परिणाम है। खैर, तो दामोदर छोटा नागपुर पठार की सबसे प्रमुख नदी है। इसके अलावा दूसरी सबसे प्रमुख नदी स्वर्णरेखा है, तीसरी उत्तरी कोयल है, और रांची का पठार जो है यहाँ यह जो है इसके मध्यवर्ती हिस्से में है, और यह केंद्र पसारी अपवाह प्रतिरूप रखता है। तो इस पठार का मध्यवर्ती हिस्से से मध्य पश्चिमी हिस्से से चार प्रमुख नदियाँ निकलती हैं, जैसे उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल, आपका फिर दामोदर, स्वर्णरेखा, ये चार दिशाओं में प्रवाहित होती हैं। इसके बाद रहा मेघालय का पठार। तो छोटा नागपुर के पठार से चट्टानों के रूप में इसकी काफ़ी समानता मिलती है, क्योंकि दोनों के निर्माण की प्रक्रिया भी एक थी, निर्माण का काल भी एक था, और लावा उद्भेदन की क्रिया भी एक ही प्रकार से इन दोनों चट्टानों पर होती रही है, कायांतरण की क्रिया भी एक ही प्रकार से होती रही है। यही कारण है कि छोटा नागपुर पठार और मेघालय के पठार में काफ़ी समानताएं मिलती हैं। तीसरा है आपका मालवा का पठार। मालवा का पठार काफ़ी गहराई पर नीस और शिष्ट है, लेकिन इसके ऊपर आपको इयोसीन कालीन और क्रेटेशियस काल के बीच में जो लावा उद्गार हुआ था, वह बिछने के कारण पूरा का पूरा मालवा पठार बेसाल्ट चट्टानों से ढक गया, और आज के डेट में मालवा का पठार इस बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से काली मिट्टी के क्षेत्र में बदल गया है। वास्तव में लावा निर्मित मालवा पठार काली मिट्टी का यह संप्राय मैदान का उदाहरण भी है। मालवा का पठार चंबल और माही, इसके अलावा बेतवा और नीरज इस क्षेत्र से बहने वाली प्रमुख नदियां हैं। यह एक उर्मिल मैदान है और इसकी उत्तरी पूर्वी सीमा बुंदेलखंड और बघेलखंड पठार तक जाती है। मालवा के पठार के बाद है आपका बुंदेलखंड। यह नीस से निर्मित प्राचीन बुंदेलखंड नीस एक नीस का टाइप है, प्रकार है, और यह सबसे प्राचीन भी है। इसी से इस बुंदेलखंड पठार का निर्माण हुआ है। इस पठार पर चंबल और जमुना नदियों द्वारा बड़े बड़े खड्डों का निर्माण किया गया है, जिसे रवाइंस कहते हैं या उत्खात भूमि कहते हैं। और एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत में उत्खात भूमि की प्रधानता किस क्षेत्र में मिलती है, तो इस बुंदेलखंड पठार के क्षेत्र में ही मिलती है, जिसका निर्माण चंबल नदी और यमुना नदी ने मिलकर किया हुआ है। इसी पर सोपानी वेदिकाएं भी मिलती हैं इस बुंदेलखंड पठार पर। इसके बाद है आपका बघेलखंड पठार। बघेलखंड पठार लाल बालुआ पत्थर, चूना पत्थर और ग्रेनाइट से बना हुआ है। इसमें उत्तर में सोनपुर पहाड़ियां हैं तो दक्षिण में रामगढ़ की पहाड़ियां स्थित हैं। इसी तरह से दंडकारण्य एक काफ़ी उबड़ खाबड़ धरातल वाला पठारी हिस्सा है, और यहाँ पर जनसंख्या घनत्व भी काफ़ी विरल है। तो ये कुछ प्रमुख पठार थे। इसमें कच्छ का प्रायद्वीप भी एक इस पठार का हिस्सा है, जो कि लावा निक्षेप से बनने के अलावा यहाँ पर टर्सरी कालीन निक्षेप भी पाए जाते हैं, और इसी टर्सरी कालीन जलोढ़ निक्षेप के कारण यह कच्छ का पठार जो है प्रमुख पठारी हिस्से से अलग थलग दिखता है। वास्तव में कच्छ का पठार या कच्छ का प्रायद्वीपीय भारत का ही हिस्सा है। इस प्रकार अब हम देख लेते हैं कि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस क्या आते हैं। तो सबसे प्रमुख बातें इस पठार की तो ये हैं कि एक बार निर्मित होने के बाद कभी यह समुद्र के नीचे नहीं जाता है, जिसके कारण यह लगातार अपक्षयित और अपर्दित होता रहा है। इसकी ऊंचाई भी घटी है। दूसरी बात कि इस पठारी हिस्से पर कई हिस्सों में नवोन्मेष की क्रिया होती रही है। दूसरी बात कि इसमें भ्रंशन की भी क्रिया होती रही है। तो यह कटता छटता रहा, नवोन्मेष की क्रिया से प्रभावित होता रहा, भ्रंशन की क्रिया से प्रभावित होता रहा, लेकिन इस स्वाभाविक रूप से इसका अवतलन कभी नहीं हुआ। दूसरी बात,
कि इसमें अब रहा सवाल कि एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न क्या है, तो इसमें महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणियों के महत्वपूर्ण सबसे ऊंचे शिखर के नाम पूछे जाते हैं। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन है? गुरु शिखर किस पर्वत पर स्थित है? तो माउंट आबू पर स्थित है और यह अरावली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। इसी तरह से आपको पश्चिमी घाट पर्वत में अगर आ जाएं तो पश्चिमी घाट पर्वत की सर्वोच्च चोटी का नाम पूछ लेता है। इसी तरह से नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी कौन है? दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन है? ये सब परंपरागत प्रश्न हैं जो कि बार बार और कई बार पूछे जाते रहे हैं, आगे भी पूछे जाते रहेंगे। अमरकंटक किस पहाड़ी पर स्थित है? अमरकंटक की चोटी किस पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी है? तो मैकाल पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी है। इसी तरह से आपसे ये पूछा जाता है कि महादेव पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन है? पूर्वी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो ये सारे क्वेश्चन इसमें आता है। फिर आपको पश्चिमी घाट पर्वत में दर्रा पूछता है कि सबसे उत्तरी हिस्से में कौन दर्रा है, तो सबसे दक्षिणी हिस्से में कौन दर्रा है? तो सबसे उत्तरी हिस्से में थाल घाट, तो सबसे दक्षिणी हिस्से में पाल घाट। तो इस तरह के प्रश्न आपको इस चैप्टर से पूछे जाते रहे हैं। अब नीलगिरी से कई तरह के क्वेश्चन आते हैं। ऊटी किस पर्वत पर स्थित है? पर्यटन स्थल किस पर है? कोडाईकनाल पर्यटन स्थल किस पर है? तो ऊटी नीलगिरी पर है, जबकि कोडाईकनाल आपका नीलगिरी के दक्षिण अनामलाई जो है अनामुनी उस पर स्थित है। तो